सर मैथ बहुत ज़रूरी है। फिजिक्स जो 11th-12th में आती है ना, तो एक तरीके से मैथ ही है। लोग मैथ से डरते हैं। 9th-10th में मैंने अपने बहुत से दोस्तों को देखा था कि वो यही चीज़ बोलते थे कि उन्हें तो MBBS करना है। वो केमिस्ट्री भी नेगलेक्ट करते थे और फिज़िक्स भी करते थे, और सबसे ज़्यादा तो मैथ से डरते थे। लेकिन वही चीज़ उन्हें फिर 11th-12th में आके बहुत दिक्कत हुई उन्हें। 11th-12th में मैंने क्वेश्चंस कम प्रैक्टिस किए थे, मैंने थ्योरी पे ज़्यादा फोकस किया था। जी सर, मुझसे तो एक छोटी बच्ची ने बोल दिया था कि अशरफ भी तो इतना पढ़ती थी, तब भी उन्हें 1 साल ड्रॉप लेना पड़ गया। वो बात मेरे दिल में लग गई थी। तो मुझे पानी तक टेबल पे लाके दिया जाता था, तो मेरे पेरेंट्स से मेरा बहुत ध्यान रखना है। टाइम टेबल तो मेरा आज तक कभी फॉलो नहीं हुआ, अभी भी फॉलो नहीं होता। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूचर लर्निंग एकेडमी। आज का ये सेशन ख़ास तौर पे जो नीट एस्पायरेंट है उनके लिए है। नीट एस्पायरेंट चाहे वो क्लास 12th रेगुलर स्टूडेंट हो जिनको इस बार नीट देना है, या जिनका लास्ट ईयर किसी वजह से रह गया था, नीट नहीं हुआ था, जिनको ड्रॉप ईयर स्टूडेंट्स कहते हैं वो हैं, तो वो भी ये वीडियो उनके लिए स्पेशली बनाया है। अक्सर नीट एस्पायरेंट का ये सवाल होता है कि सर फिजिक्स की स्टडी को कैसे करें, केमिस्ट्री की स्टडी कैसे करें, बायो की स्टडी कैसे करें। तो उनमें तो आपके जो रिगार्डिंग टीचर है, जैसे मैं बायो टीचर हूँ तो मैं बायोलॉजी के बारे में बताता हूँ कि किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से MCQs को लगाने हैं, कौन से बुक करने हैं, NCERT को कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ों को बताते हैं। तो जो भी टीचर है रिगार्डिंग टीचर, वो आपको हर रोज़ कमोबेश आपको क्लास में मोटिवेट करते हैं। लेकिन वो एक कहते हैं ना दिली सुकून बच्चों का, कि टीचर तो रोज़ ही कहते हैं, सर रोज़ ही बताते हैं, टीचर तो पढ़ा रहे हैं तो रोज़ ही है। लेकिन जब यही बात आप एक बच्चे की ज़बान से सुनेंगे जो नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट है, तो आपके अंदर थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं हम भी कर सकते हैं। तो ये सेशन उसी के लिए है। मेरी एक स्टूडेंट असरा अकील, जो कि अभी UMS उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल कॉलेज में है, जो कि साफई इटावा में प्रेजेंट है। ये वहाँ से नीट क्वालिफाई करके 2020 में अभी ये फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके यहाँ अपने घर अलीगढ़ आई हैं। तो आज इनकी ज़बानी आप लोग खुद सुने कि इन्होंने कैसे तैयारी किया है, इनका सारा सेशन कैसे रहा है, इन चीज़ों को हम देखेंगे। इनका जर्नी फ्रॉम 10th टू UP UMS तक का जर्नी को हम लोग देखेंगे आज। वेलकम असराती। थैंक यू सर। ओके, तो सबसे पहले आप ये बताइए मुझे कि आपने 10th कहाँ से किया है? मैंने सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स AMU से किया है। ओके, अच्छा। उस वक्त आपकी क्या परसेंटाइल थी, आपने क्या कैसे पढ़ा, 10th का कैसे था? थोड़ा सा, क्योंकि कुछ बच्चे ये वीडियो ऐसा नहीं है कि नीट एस्पायरेंट ही देख रहे होंगे, ऑब्वियसली सी बात है, नीट को मैं मानता हूँ कि 9th-10th से ही शुरुआत हो जाती है नीट की। तो जो 9th-10th के बच्चे अपेयर होते हैं उनके लिए भी आप बताएं कि 9th-10th में वो कैसे पढ़ें, क्या करें वो 9th-10th में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जहन में जरूर बचपन से शौक रहा होगा कि मैं एक मेडिकल कॉलेज में जाऊँ, ठीक है ना, मेरे गले के ऊपर एक स्टेथोस्कोप हो, ठीक है। तो आपकी जर्नी 9th-10th में आपने कैसे स्टडी किया, क्या क्या किया 9th-10th में? देखिए सर, मैं 8th तक तो बहुत इंजॉय करती थी सब कुछ, लेकिन 9th में जब मेरे MU में सिलेक्शन हो गया उसके बाद से। अच्छा, आप 9th में MU में थे? जी सर, ठीक है। 9th में मेरा MU में सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स में हुआ मेरा एडमिशन। फिर उसके बाद मैं स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा वो नहीं थी पढ़ाई को लेके, थोड़ा बहुत मतलब एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ लिया करती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे करके मैंने ये चीज़ देखा कि मुझे 11th एंट्रेंस भी देना है, AMU का जो होता था। तो मैंने धीरे धीरे करके मैंने अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड किया, फिर मैंने धीरे धीरे करके अच्छे से पढ़ना स्टार्ट किया, और मेरा प्लस पॉइंट ये था कि मेरी मैथ बहुत अच्छी थी। ओके, वेरी गुड। हाँ, देखिए खासतौर पे जो बच्चे अभी 9th-10th में होंगे वो ये सोचते होंगे कि मैं तो मेडिकल लाइन में हूँ, मेडिकल लाइन की तरफ जाना है मुझे, मेरा टारगेट उस तरफ है, तो हमें मैथमेटिक्स कोई ज़्यादा वेटेज नहीं रखना है, ये खास तौर पे रहता है क्या सर? जी सर। तो मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग आपका क्या व्यू है कि उन बच्चों का, चूंकि मुझे जहां तक लगता है जिनको मैथ्स कमजोर हो जाता है और तो उनका आगे चल करके 11th-12th में फिजिक्स बहुत ज्यादा वीक रहता है। जी सर। और फिजिक्स के न्यूमेरिकल करने में उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है कि वो 9th-10th से ही मैथ्स को हल्के में ना लें, ये आपके कहने का मतलब है? क्योंकि आप देखिए अगर 9th-10th में आपकी अगर फिजिक्स अच्छी होगी, फिजिक्स ऑल ओवर सारे सब्जेक्ट अच्छे होने, लेकिन खासतौर पे बच्चों का एक रुझान बन गया कि मैं तो नीट के लिए हूँ, तो नीट में जाने के बाद मुझे बायो पढ़ना है, तो मैथ्स को हम लोग क्विट कर देते हैं, मैथ्स पे उतना कम ध्यान देते हैं। तो उनके लिए, उन बच्चों के लिए आपका मैथ्स के रिगार्डिंग क्या मैसेज है? देखिए सर, मैथ बहुत ज़रूरी है। फिजिक्स जो 11th-12th में आती है ना, तो एक तरीके से मैथ ही है। लोग मैथ से डरते हैं, ऐसा नहीं है। अभी MBBS भी मैं कर रही हूँ, उसमें भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो फिजिक्स के लग जाते हैं। गुड। तो ज़रूरी है। और 9th-10th में मैंने अपने बहुत से दोस्तों को देखा था कि वो यही चीज़ बोलते थे कि
उन्हें तो MBBS करना है, वो केमिस्ट्री भी नेग्लेक्ट करते थे और फिजिक्स भी करते थे, और सबसे ज़्यादा तो मैथ से डरते थे। लेकिन वही चीज़ उन्हें फिर 11th-12th में आके बहुत दिक्कत हुई उन्हें आके। एग्जैक्टली। तो देख रहे हैं, इनके कहने का ये है कि मैथ्स को आप कतई निग्लेजेबल नहीं मान सकते, उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। मैथ्स आपके लाइफ में कंपलसरी एटलीस्ट 10th तक तो होनी ही चाहिए, क्योंकि 10th तक का जो मैथमेटिक्स है वो सारे एप्लीकेशन जो है वो जाकर के फिजिक्स के न्यूमेरिकल में 11th-12th में आपको लगाने होंगे। तो एनी हाउ आपको मैथ्स पढ़ना है, ठीक है। 10th आपने किस ईयर में पास किया था? मैंने 2017 में किया है। 2017 में। जी उसके बाद आपने 11th एंट्रेंस में किया। 11th एंट्रेंस में आपका रैंक था? जी सर। कितना रैंक था आपका? 14 रैंक थी सर। 14 रैंक था इनका AMU 11th एंट्रेंस में। कमोबेश नहीं कुछ भी तो 11th एंट्रेंस में मुझे लगता है 2017 में कम से कम 18 से 20,000 स्टूडेंट 11th एंट्रेंस में बैठते थे। उस दरमियान इनका 14 रैंक था। जी सर। ओके, तो अब जर्नी शुरू करते हैं कि 11th-12th में आपने कैसे पढ़ा? देखिए सर, बायो तो मैंने मेन NCERT से पढ़ी थी जी। मतलब NCERT की लाइन मैंने पढ़ी थी। क्योंकि उसी से ही क्वेश्चन आता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए NCERT सफिशिएंट नहीं है, तो उसके लिए हमें कुछ और अलग से पढ़ना पड़ेगा। एग्जैक्टली हाँ, इनके कहने का मतलब है कि NCERT एक वेल कोडेड बुक है, सवाल वहीं से आने हैं। NCERT के हर कोड में जो है वो सवाल छिपे हैं। जी सर। आपको उसको कोड को एक्सप्लेन करना है, उसके लिए आपको बुक्स और टीचर का कॉन्सेप्ट आपको लेना पड़ेगा, ये चीजें। तो 11th-12th आपने किया सीनियर सेकेंडरी से ही? जी सर। तो 11th-12th के बाद आपको 1 साल ड्रॉप करना पड़ा था? जी सर। ओके, तो ड्रॉप ईयर आपका कैसे, क्या रुझान रहा जब आपका नीट में पहली बार नहीं हो पाया था 11th-12th में, तो फिर कैसे रहा आपका सर? मैं 11th-12th करने के बाद मैं नीट देकर आई थी, तो मेरे मार्क्स जब मैंने उस वक्त आपके कितने स्कोर थे नीट में? सर 412 थे। 412? जी सर। ओके। जब मैंने आके दूसरे दिन जब मैंने आंसर की से चेक किया तो मेरे 412 मार्क्स आए। फिर मैंने देखा कि मेरी मिस्टेक्स कहाँ पर हो रही थी। ओके। तो मैंने ये चीज़ देखी कि मैंने 11th-12th में मैंने मतलब क्वेश्चंस कम प्रैक्टिस किए थे, मैंने थ्योरी पे ज़्यादा फोकस किया था। अच्छा, किस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग ये कहना चाह रहा है आप कि क्वेश्चन कम प्रैक्टिस लाइक बायो में? मैंने तीनों में सर, मैंने थ्योरी बहुत पढ़ी थी, मुझे नॉलेज बहुत थी, बट क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट सही से नहीं कर पाती थी। अच्छा, टाइम का जो टाइम मैनेजमेंट हो रहा था वो आपका लैक कर रहा था? सर वो भी टाइम मैनेजमेंट भी ठीक था, बस वही चीज़ थी कि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कम किए थे, तो वही चीज़। अच्छा, ओके। तो 11th-12th में आपने 12th में जब पहली बार दिया था, आपसे मुलाकात मेरी ड्रॉप ईयर में हुई थी। जी सर। ड्रॉप ईयर जब इनका 12th के बाद 1 साल इनका नहीं हो पाया था, उसके बाद इन्होंने ड्रॉप लिया था। जी। तो उस वक्त मेरी स्टूडेंट रही, उस वक्त मुलाकात हुई थी ना? जी सर। ड्रॉप ईयर में। जी सर। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि उस वक्त इतना सिंसियर स्टूडेंट, लाइक ये सुबह क्लास में आ जाती थी। कितने बजे से क्लास स्टार्ट होती थी? 8 बजे सर। 8 बजे से क्लास स्टार्ट होती थी, और 8 बजे से मेरी ही क्लास रहती थी। जी सर। तो 8 बजे से जो क्लास होती थी उसके बाद बीच में गैप हुआ करता था, आधे घंटे का 1 घंटे का गैप रहता था, लेकिन इनकी क्लास 1:30 बजे कंप्लीट हो जाती थी। लेकिन 1:30 बजे के बाद भी ये घर नहीं जाया करती थी। ये जो है वो वही कोचिंग पे बैठ करके अपना जो है क्लासेस को अपना सेल्फ स्टडी कर रही होती थी, और उसके बाद जो शाम में 11th-12th की क्लास होती थी उसमें भी बैठ जाया करती थी कि कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा, क्योंकि घर पे कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होता है पढ़ाई के रिगार्डिंग, तो वो प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस वजह से ये पूरा का पूरा आप सोच सकते हैं कि सुबह 8 बजे आया हुआ बच्चा शाम के 6-7 बजे तुम जाया करती थी। जब 11th-12th का बैच लेने जाते थे तो उस वक्त तो वहीं पर रहती थी। जी सर। तो 12th के बैच मतलब जो कि अराउंड 7:30-8 बजे तक खत्म होती थी, उस वक्त तक वो वहीं बैठ करके अपना सेल्फ स्टडी कर रही होती थी। तो अब ये बताइए कि ये तो आपकी जर्नी रही कि आपने उसके बाद जब ड्रॉप ईयर में आपने ड्रॉप लिया था, तो क्या क्या सवाल आपके जहन में आ रहा था कि लाइक क्योंकि कहीं ना कहीं सोसाइटी का एक प्रेशर होता है जब नहीं होता है किसी के, क्योंकि आपने एक बड़े एंट्रेंस में AMU 11th एंट्रेंस में आपने 14 रैंक दिया था। जी सर। तो उससे लोगों का जो एक्सपेक्टेशन होता है वो काफी बढ़ जाता है। जी सर। तो मुझे लगता है तुमने बताया भी था कि कहीं ना कहीं कि सर बहुत कुछ सोसाइटी वाले कह रहे हैं, उसको कैसे फेस किया? खासतौर पे मुझे अक्सर बच्चों का कहने के लिए जो नीट एस्पायरेंट है उनका ये रहता है ड्रॉप ईयर स्टूडेंट का कि सर नहीं होगा तो क्या करेंगे। तो लाइक सोसाइटी वाले ऐसे कहते हैं, लास्ट ईयर नहीं हुआ तो ऐसे कह रहे थे, बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है उन बच्चों को, आपको भी जरूर मिला होगा सुनने के लिए। उसको कैसे फेस किया आपने? जी सर, मुझसे तो एक छोटी बच्ची ने बोल दिया था कि अशरफी तो इतना पढ़ती थी तब भी उन्हें 1 साल ड्रॉप लेना पड़ गया, तो क्या ही अशरफी को हम समझे, इस टाइप से कुछ उन्होंने बोला था। तो वो बात मेरे दिल में लग गई थी। अच्छा। और भी 1-2 लोगों की बातें काफ़ी ज़्यादा मेरे दिल पे लग गई थी, तो मैंने सोचा था कि अब तो मुझे कुछ भी हो जाए करके दिखाना है। तो कहीं ना कहीं मतलब ये है कि आपका कि आपने अगर किसी चीज़ को सोच रखा है कि मुझे करना है, आप अपने गोल को अगर पाना चाह रहे हैं, लक्ष्य को पाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको
कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब सारी चीज़ों को भूलना पड़ेगा, ये चीज़ें हैं। तो ठीक है, उनका तो ये रहा। उसके अलावा फिर आपका फैमिली से आपका किस तरीके का सपोर्ट था? आप फैमिली को किस तरीके से ये देख रहे थे? खासतौर पे भाई बहन माँ बाप होते हैं जी सर। तो उस तरीके का उनको, एक गार्जियन भी चूंकि ये वीडियो देख रहे होंगे, तो उनको मतलब आपके पेरेंट का आपके साथ क्या सपोर्ट था? फैमिली ने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है। वेरी गुड। यहाँ तक कि मैं टेबल में बैठ के अगर पढ़ रही हूँ तो मुझे पानी तक टेबल पे लाके दिया जाता था, खाना तक मैंने कुछ भी नहीं किया है। कुछ भी नहीं किया? मैंने पूरा ड्रॉप ईयर आपने, पूरा मतलब ड्रॉप ईयर बिल्कुल मैंने पूरा- कुछ पूरा नहीं किया। जीरो-जाल लगा दिया जी, आपने। मैं कोचिंग सुबह 8 बजे जैसे जाती थी तो शाम पे आती थी, तो बीच में मुझे भूख लगती थी तो मुझे लंच दिया जाता था। हाँ, वो मैंने देखा लंच लेकर के। ये सुबह आप सोच सकते हो कि जनवरी मंथ जी में भी जी ये आप सोचो 7-8 बजे के ये लंच लेकर के जा रही है, तो कहीं ना कहीं गार्जियन को पहले उठ करके बनाना होता होगा जी। ये चीज़ है। ओके, एक चीज़ मुझे देखने को मिलता है खासतौर पे जो नीट के बच्चे होते हैं, उनका फिजिक्स में लैक बहुत ज़्यादा करते जी हैं। सर। फिजिक्स उनका कहीं ना कहीं, एक तो आपने बताया कि 9th-10th में वो सोच लेते हैं कि पहले जी ही सर। उन्हें बायो लाइन में जाना है, तो वहाँ पर वो निगलेक्ट करना शुरू कर जी देते सर। हैं। ये एक उनका ड्रॉबैक है। जी सर। दूसरा, जब वो 11th-12th में भी आते हैं तो वो खासतौर पे जो बच्चे निगलेक्ट नहीं भी करते हैं, चले उनको नीट में खासतौर पे उनका फिजिक्स में लैक होने की वजह से जी मार्क्स सर। स्कोर कम हो जाता है। जी सर। तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? आप उनको कैसे मतलब गाइड करेंगे कि वो कौन सी बुक पढ़ें? लाइक आपने जो बुक पढ़ा था उनके बारे में बता दें। क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट है नीट के लिए, या फिर एनसीईआरटी के अलावा भी? चूंकि एनसीईआरटी ठीक है, वेल कोडेड बुक है, जैसा कि बायो में भी है, फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी लागू होता है ये चीज़ें, लेकिन उसको मुझे लगता है कि बायो और केमिस्ट्री तक तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा फिजिक्स में थोड़ा सा अनसफिशिएंट हो जाता है वो। जी सर। उसके अलावा आपने कौन कौन सी बुक पढ़ी थी? सर मैंने बीएम शर्मा की थी और डीसी पांडे की थी अच्छा, ऑब्जेक्टिव के लिए, और पहले मैंने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे। कॉन्सेप्ट किस बुक से? मैंने कोचिंग में जो पढ़ाया था, जो लेक्चर्स थे, उससे मैंने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए। ओके। फिर उसके बाद मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। अच्छा, क्वेश्चंस किस बुक से पढ़ते थे आप? मैंने बीएम शर्मा और डीसी पांडे। बीएम शर्मा और डीसी पांडे जी। केमिस्ट्री के लिए क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? सर केमिस्ट्री में जैसे कि हम जानते हैं कि वो 3 में डिवाइड होती है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी वैसे सफिशिएंट है, एनसीईआरटी पढ़ लें, फिर उसके बाद लेकिन क्वेश्चंस काफ़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक तरीके से फिजिक्स का ही पार्ट कह सकते हैं, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स हैं काफ़ी सारे। और न्यूमेरिकल्स के लिए जो है वो कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, और मेरा प्लस पॉइंट यही था कि मेरी कैलकुलेशन बहुत अच्छी थी। 9th-10th में मेरी कैलकुलेशन ऐसी थी कि सर मुझे बोलते थे काफ़ी बड़े बड़े मल्टीप्लाई मैं दिमाग में करके सर को बता दिया करती थी, तो वो मुझे इधर मेरा फ़ायदा हो गया। जी सर। तो क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपने कौन सी बुक, मतलब एमसीक्यूज के लिए कौन सी बुक आपने फॉलो की था? मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ऐसे तो काफ़ी सारी बुक्स हैं, लेकिन मुझे क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करने थे, तो मैंने एररलेस सॉल्व की थी। एररलेस सॉल्व जी। एफडीजी की जो आती है एररलेस। जी जी। ओके। बायो के लिए आपका क्या स्ट्रेटेजी था? बायो में किस तरीके से आप पढ़ते थे? बायो में पहले कोचिंग में जो टीचर्स ने पढ़ा दिया उसे मुझे जो आज पढ़ाया है उसे उसके बाद मुझे रिवाइज करना है। ओके, देखिए अब ये चीज़ें खासतौर पे रहता है कि जो ड्रॉप ईयर स्टूडेंट है, ये ड्रॉप ईयर की कहानी बताया जा रहा है इनकी, बता रहे हैं कि खासतौर पे वो बच्चे पढ़ लिए होते हैं और उनको ऑलमोस्ट लगभग आ रहा होता है ड्रॉप ईयर। चूंकि बायो कोई ज़्यादा मतलब टफ सब्जेक्ट नहीं है आज के डेट में। एनसीईआरटी लास्ट ईयर भी आप देखेंगे 90 में से 89 क्वेश्चन एज इट इज़ बायो से, मतलब एनसीईआरटी से उठा करके रख दिया गया था। तो अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो काफ़ी है, लेकिन बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। तो कॉन्फिडेंस अच्छी चीज़ है, ओवर कॉन्फिडेंस भी होना उनके लिए खतरनाक साबित हो जाता है। तो जो क्लास में इनको समझाया जाता था उसको जाकर के रिवीजन इंपॉर्टेंट है, तो एक तो आप रिवीजन करती थी। उसके अलावा फिर उसके बाद मैं एनसीईआरटी पढ़ती थी। एनसीईआरटी की लाइन और उसके डायग्राम सबसे ज़्यादा देखती थी कि डायग्राम से बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, देखो बच्चों, मैं भी आप लोगों से कहता हूँ कि डायग्राम आपके जहन पे बिल्कुल छपा होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं एनसीईआरटी के एज इट इज़ डायग्राम को उठा करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डायग्राम भी आप लोग जो है वो मेंशन कीजिए। ओके, उसके बाद और डायग्राम की जो लेबलिंग होती है वो एग्जाम में पूछ ली जाती है कि ए बी मार्क करके आपको मार्क करके उसके बाद उससे क्वेश्चन पूछ लिया। ओके, और फिर उसके बाद मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी। ठीक है। जी क्वेश्चंस किस बुक से प्रैक्टिस करते थे आप? मैंने एमटीजी से किया था। MTG फिंगर टिप्स और एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट, जो एनसीईआरटी से एक एक लाइन से क्वेश्चन उठाए गए थे, क्योंकि नीट में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल जी, ठीक है। अब ये बताएं आपने, क्योंकि खासतौर पे जो मैंने कई बच्चों का ये सवाल, ड्रॉप ईयर के अभी जो ड्रॉपर बैच चल रहा है उसमें कई सारे बच्चों का ये सवाल था कि सर लाइक लास्ट ईयर नहीं हुआ था तो बहुत कुछ सुनने को मिला था, ठीक है ना? जी सर। तो आज आपको भी मिला था सुनने के लिए 12th के बाद, तो आज खासतौर पे जो लोग आपके खिलाफ बोले थे
आज आपके लिए उनका क्या नजरिया है? सर लगता ही नहीं है उन्होंने कभी कुछ ऐसा बोला था। मतलब अब वो इतने अच्छे से मेरे साथ बिहेव करते हैं कि मतलब जैसे उनसे ज़्यादा कोई मुझे प्यार ही नहीं करता है, ऐसा वाला। तो आपके जब 2020 वाला जब जी आपने सर। पास किया था तो उस वक्त आपका नीट में क्या स्कोर था? 621 था सर। 621 था। जी सर। बायो में कितने मार्क्स थे आपके? सर मार्क्स तो मुझे याद नहीं है, बट मेरे अराउंड 80 क्वेश्चंस करेक्ट थे। 80 क्वेश्चंस जी। करेक्ट है। 621 टोटल था। जी सर। अच्छा, तो लास्ट स्ट्रैटेजी जो रहती है कि अभी चूंकि अब वक्त बहुत कम बच जी गया, अगर सर। सब चीज कोविड का अगर सिनेरियो इस तरीके का नहीं रहा तो आई होप लगता है कि जून या जुलाई के फर्स्ट वीक में हो जाना चाहिए नीट का, जी क्योंकि सर। आई क्या कहते हैं कि एडवांस वालों का भी मार्च का फर्स्ट वीक में आ गया है इस तरीके से। तो अब जो 4-5 महीने बचे हैं, इस 4-5 महीने में बच्चे किस तरीके से अपनी पढ़ाई को करें? सर क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़्यादा करें, टेस्ट जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं उतने ज़्यादा अटेम्प्ट करें। मैंने टेस्ट बहुत दिए थे। अब देखो बच्चों, मैं आप लोगों को बताऊं, अक्सर जो अपने कोचिंग पे टेस्ट होता है उस टेस्ट में आप लोग अपीयर नहीं होते हैं, मतलब लाइक कुछ ना कुछ आप लोग बहाना बना देते हैं। हमने कहा है कि अभी हर 15 डेज पे अभी हम लोग टेस्ट ले रहे हैं, तो उस टेस्ट में आप लोग एब्सेंट हो जाते हैं। एब्सेंट इस वजह से हो जाते हैं कि जब मार्क्स लगेगा तो थोड़ी सी शर्मिंदगी होगी। तो क्या एक स्टूडेंट को शर्मिंदगी फील वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्या? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। अगर हमारे मार्क्स जब कम आ रहे तभी तो हमें समझ में आ रहा है कि हम कहाँ पर वीक हैं। एग्जैक्टली ये पॉइंट देखिए, इनका कहना है कि अगर कहीं पर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप लैग कर रहे हैं कहीं पर, तो वो कहीं ना कहीं आपको जब आप एग्जाम देंगे तभी आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं। तो जब लैग कर रहे हैं तो उस लैग को, कमी को पूरा करना है। लाइक जो आपके अंदर कमी है उसको एज अ कॉम्प्लीमेंट लेकर के, उसको आप कमी ना मानिए, एज अ कॉम्प्लीमेंट लेकर के उस पर काम कीजिए। ये चीजें जी सर। तो वो टेस्ट दे तो प्रॉपर तरीके से टेस्ट उनका, मतलब किसी भी तरीके से टेस्ट को अवॉइड ना करे वो। जी सर। चीजें और स्ट्रेटेजी उनकी क्या? उसके बाद टेस्ट देने के बाद आंसर की आए तो उसे फ़ौरन चेक करके उसे एनालाइज करें कि वो मिस्टेक कहाँ पर हो रही है उनके। फिर वो देखें कि ऐसा कि मतलब ऐसा नहीं होता कि पूरा चैप्टर वीक हो, वो साफ समझ में। अगर जब हम काफ़ी सारे टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे तो उससे हम जब एनालाइज करेंगे तो हमें ये दिखेगा कि हमारे सिर्फ एक ये टॉपिक वीक है, तो हम उस टॉपिक को फिर दोबारा पढ़ें, दोबारा पढ़ें, फिर से प्रैक्टिस करें, टीचर से मिलकर के कॉन्सेप्ट क्लियर करें, चाहे जैसे भी, मतलब एनी हाउ किसी भी पोर्शन को छोड़ करके नहीं जा सकते। जी सर। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक नंबर से आप कॉलेज के अंदर और एक नंबर से आप एक क्वेश्चन से कॉलेज के अंदर होंगे और एक क्वेश्चन से कॉलेज के बाहर होंगे, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ भी बहुत ज्यादा हाई जा रही है ये चीजें। तो इन चीजों को नजरअंदाज ना करें कि कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आया। होता है कई बार कि कई सारे टॉपिक नहीं समझ में आते, तो आप जो है उसको छोड़ करके नहीं जा सकते। आपके लिए हर टॉपिक जो है, एक टॉपिक जो है आपके लिए बराबर वेटेज रखता है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आ गए, एक भी क्वेश्चन आपका छूट गया तो वो दिक्कत होगा। जी सर। ठीक है। इसके अलावा जो आप क्या कहते हैं कि अब जो आपकी क्या कहते हैं स्ट्रैटेजी नीट के लिए, बच्चों के लिए खासतौर पे बायो का आप रिगार्डिंग बात कर लें कि बायो में वो लोग कैसे पढ़े लास्ट टर्म पे? बायो में सर एनसीईआरटी में हमने जैसे पूरे साल पढ़ रखा होता है तो हमने उसे मार्क कर रखा होता है कि हम क्या चीज़ भूल जाते हैं, तो उसे हमने हाईलाइट कर रखा होता है, तो उसे हम बार बार देखें। और जो हम पुराने क्वेश्चंस कर चुके हैं उसे दोबारा फिर से करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें हम ये देखें कि हमने कौन सा क्वेश्चन लास्ट टाइम गलत किया था तो हम उसे फिर से करें। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब हम पीछे देखते हैं कि हमने कौन कौन से क्वेश्चन गलत किए हैं, तो अक्सर ये होता है एक ही तरीके के क्वेश्चन हमने बार बार गलत किए होते हैं, तो समझ में आता है कि ये टॉपिक हमारा वीक है। तो आपके अपने टॉपिक को वीक कहाँ पर है ये चीज समझने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस जब आप लगाएंगे गलत हो रहा है आपका, उसी टॉपिक का क्वेश्चंस बार बार गलत हो रहा है, तो आपको उसको आप ये समझें कि आपके इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं आप इस टॉपिक में, तो उसको आप टीचर से मिल करके चाहे जैसे भी आप उसको कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, किसी भी कंसेप्ट को छोड़ के नहीं जा सकते। केमिस्ट्री के लिए फिजिकल में थोड़ा सा न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा रह जाता है ये चीजें, तो वहां पर किस तरीके का रहता है आपका? सर उसमें क्वेश्चंस जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी स्पीड बन जाएगी। स्पीड अप करना जी, क्योंकि फिजिकल का सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, ज़्यादा और मतलब मुझे लगता है कि तीनों पार्ट में सबसे ज़्यादा इजी फिजिकल ही होती है, अगर आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग है तो। अच्छा, ये भी है कि आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सिर्फ पढ़ के चले जाएंगे तब भी आपका केमिस्ट्री का मार्क्स एनहांस नहीं होगा, आपको फिजिकल भी आना चाहिए। ये चीज़ है, तो फिजिकल आने के लिए आपका मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए। जी सर, ये चीज़ है। अच्छा, अब लास्ट एक ज़्यादा वक्त ही लूंगा, एक लास्ट क्वेश्चन कि आपका एग्जामिनेशन के दौरान जो लास्ट वीक रहता है खासतौर पे, बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, जी सर, और लास्ट एग्जामिनेशन जो हॉल रहता है वहां का क्या स्ट्रेटेजी आपने अपनाया था? किस तरीके से किस क्वेश्चन को सॉल्व किया पहले,
जो क्वेश्चन नहीं हो पा रहे तो ऑब्वियसली सी बात है कि कहीं ना कहीं 90 क्वेश्चंस 90 क्वेश्चंस बायो के आ रहे हैं, तो उसके बाद में आप सॉल्व करना शुरू करेंगे तो वो प्रॉपर पूरी तरीके से सारे क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, तो उसको कैसे मार्क किया, कैसे छोड़ा, ओमर कैसे फील कर रहे थे, ये स्ट्रेटेजी थोड़ा बताइए। जी सर, मैंने लास्ट का प्रेशर से लेकर के आप एग्जामिनेशन तक का बताएं। जी सर, मैंने सबसे पहले बायो सॉल्व की थी। ओके। बायो मेरी अराउंड 20 मिनट्स में हो गई थी। गुड। आप सोच सकते हैं कि मतलब लिटरली मैं बताऊं कि इसकी जो एनसीईआरटी बायो क्लास 11-12 की थी वो पूरी की पूरी गोद रखी थी इसने। मतलब गोदने का मतलब ये है कि हर एक लाइन पे जहां से जो जो क्वेश्चंस बन रहे थे वहां पर पिन अप करके स्टिक करके रख रखा था इसने। तो आप सोच सकते हैं कि बायो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है नीट के लिए, और बायो में आप जितना टाइम बचाएंगे वो आप उतना टाइम उधर केमिस्ट्री और फिजिक्स में लगा सकते हैं। सर। तो बायो इन्होंने जो भी क्वेश्चन है वो 20 मिनट में 90 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। उसमें जाहिर सी बात है जो क्वेश्चन छूटे होंगे उसको कैसे किया बाद में, फिर उसको मार्क किया होगा आपने। जी सर, मैंने जैसे पहले बायो कर लिया, फिर उसके बाद मैं केमिस्ट्री पर गई, फिर उसके बाद जो टाइम बचा फिर मैंने फिजिक्स अटेम्प्ट किया, तो मेरा पेपर 1 घंटा 40 मिनट के आसपास में हो गया था। जो मतलब मुझे आते थे। ओके। हाँ, मतलब जो होते कुछ क्वेश्चन जैसे जो पहली नजर में अच्छा ये क्वेश्चन है इसका आंसर ये, क्योंकि आप इतना पढ़ रहे होते तो एक ही नजर में आप उसका आंसर बता सकते हो। तो इस तरीके वाले आपके 1 आवर 40 मिनट्स में हो गए। अब उसके बाद मैं देखता हूँ अक्सर बच्चों को कि जैसे पेपर दे लिया, जैसे अभी क्लासरूम के अंदर भी टेस्ट जो है 15 डेज पे लेते हैं हम लोग, जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसमें पेपर हो जाने के बाद वो लोग बिल्कुल गिव अप कर देते हैं कि अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके पास टाइम बचा हुआ रहता है। जी सर। तो उसमें जब वो क्वेश्चंस को कैसे करें ये चीजें? सर जैसे मेरा इतने टाइम में पेपर हो गया था, उसके बाद मैं दोबारा मैंने OMR फिल करना स्टार्ट किया, तो मैं जो क्वेश्चंस फिल करी थी एक एक बार देखती जा रही थी कि मैंने कहीं ऐसा तो नहीं मैंने सिली मिस्टेक्स कर दी हूँ। तो मैंने ये देखा, फिर उसके बाद मैंने OMR फिल कर लिया। फिर लास्ट के आई थिंक 40 मिनट्स बचे थे मेरे पास, तो उसमें मैंने देखा कि कौन कौन से क्वेश्चंस थे जो मुझे नहीं आते, जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं किए। फिर मैंने धीरे धीरे करके उसे अटेम्प्ट किया। ये चीज है। तो मतलब कहीं ना कहीं लास्ट मिनट तक जी, आपके कहने का ये मतलब है कि लास्ट मिनट तक आपको गिव अप नहीं करना, उस क्वेश्चन को करते रहना जब तक कि आपकी बेल ना बज जाए और टीचर ना ये कह दे कि स्टॉप राइटिंग, तब तक। क्योंकि जाहिर सी बात है आपके सारे क्वेश्चंस नहीं हो जा रहे हैं, कुछ ना कुछ 2 4 5 10 क्वेश्चंस हर टॉपिक से रह जा रहे होंगे। हर जैसे फिजिक्स के 5 क्वेश्चंस नहीं हुए, तो वो उस 5 क्वेश्चंस को आप लास्ट मिनट तक भी करने की कोशिश करें। लास्ट टाइम तक लड़ना है। तो कभी भी आपको गिव अप नहीं करना। ये खास तौर पे मैं आजकल के बच्चों में देख रहा हूँ कि वो कर लेते हैं, क्वेश्चंस ट्राई कर लिया, उसके बाद मैं 20-20 मिनट पहले देखता हूँ कि बैठ जाते हैं, हमारा क्वेश्चन बुकलेट बंद किया, OMR रखा और बैठ गया चुपचाप, अब वेट कर रहे हैं कि हमारा टाइम खत्म हो। तो मतलब चूंकि जाहिर सी बात है आपके अगर 5 क्वेश्चंस भी रह गए हैं 20 मार्क्स के वो क्वेश्चन जी सर, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वेटेज रखता है, तो उसको लास्ट टाइम तक लड़ना है, ये खास तौर पे रखना है। अच्छा, उसके अलावा लाइक बच्चों के लिए जो सेहत का टिप्स है कि भाई किस तरीके से लास्ट टाइम पे, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, खासतौर पे ड्रॉप ईयर स्टूडेंट के लिए प्रेशर ज्यादा रहता है, तो उस टाइम पे वो अपना किस चीजों पे, सेहत पे, हेल्थ पे कैसे फोकस करे अपने चीजों को? जी सर, हेल्थ तो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। मैं ड्रॉप ईयर में काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ चुकी हूँ। हाँ। तो मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत ध्यान रखा है कि मेरे चश्मा भी लग गया था, फिर उसके बाद मेरे सर में अक्सर दर्द रहता था, मुझे साइनसाइटिस हो गया था। तो फिर मेरे पेरेंट्स ने ये ध्यान रखा, मुझे रोज़ सुबह मुझे बादाम खाने थे, रोज़ अम्मी मुझे बादाम में भिगो कर छील कर देती थी और ड्राई फ्रूट्स दिया करती थी। फिर एप्पल खाना है, मतलब ये चीज़ है कि अपने डाइट पे बहुत ध्यान देना है, और ऑयली चीज़ें थोड़ा कम अवॉइड करें, क्योंकि फिर खाएंगे फिर उसमें नींद भी आती है, फिर टाइम ज़्यादा जाता है। अच्छा, एक लास्ट ये रहता है बच्चों का कि कितने घंटे पढ़ें, सर कैसे पढ़ें? सर टाइम टेबल बनाते हैं, लाइक फिजिक्स का बनाते हैं टाइम कितने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है, केमिस्ट्री का बनाते हैं, बायो का बनाते हैं। तो मेरा जो ओपिनियन रहता है कि टाइम टेबल के हिसाब से मैं अपना खुद का बात करूँ तो नहीं पढ़ पाता था कि लाइक अगर मैंने सुबह के 6 बजे से 9 बजे तक या 8 बजे तक हमने फिजिक्स पढ़ना या बायो पढ़ना, तो वो उस टाइम पे नहीं हो पाता था। लेकिन एक टारगेट आपको फिक्स करना होता है कि अच्छा आज हमने फिजिक्स के फॉर एग्जांपल ऑप्टिक्स के हम क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हमें करना है। तो वो किस तरीके से टाइम का मैनेजमेंट पूरे दिन का कैसे करते थे आप? देखिए सर, मेरा टारगेट रहता था कि मुझे ये कंप्लीट करना है। टाइम टेबल तो मेरा आज तक कभी फॉलो नहीं हुआ, अभी भी फॉलो नहीं होता। अभी भी मेडिकल कॉलेज में भी जाने के बाद नहीं हो पाता है, वो चीज़ ज्यादातर रहती है। ये चीज़ है कि टाइम टेबल जो है कि इतने घंटे से वो जो आप नोट पैड पे बनाते हो, इतने घंटे फिजिक्स पढ़ना है, इतने घंटे केमिस्ट्री पढ़ना है, इतने बजे से इतने बजे तक, ये
इतने बजे से इतने बजे तक वाला नहीं हो पाता है फॉलो, आपको टारगेट लेना जी पड़ेगा। सर। तो वो टारगेट लेते थे आप। टाइम टेबल मतलब रफ बना लें, एकदम वैसा मत बनाएं, नहीं तो एक दिन 2 दिन आप पढ़ेंगे, फिर तीसरे दिन से बोर हो जाएंगे, फिर डिमोटिवेट अलग हो जाएंगे। तो इसलिए आप टारगेट बना के रखें कि आपको ये पढ़ना है। और घंटे मैटर नहीं करते कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, बस ये मैटर करता है आपने उस घंटों में कितना पढ़ा है, कितना इफेक्टिव पढ़ा। जी ये चीज है, मतलब आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है, कितना इफेक्टिव है। ये नहीं कि आप बुक खोल के बैठे हैं और आपका कहीं ज़हन कहीं और है, तो आपका आवर्स काउंट हो रहा है, घर वाले देख रहे हैं कि अच्छा बच्चे पढ़ रहे हैं और जो है सो, लेकिन आपका इफेक्टिव नॉलेज नहीं आप गेन कर पा रहे हैं। अच्छा, एक और लास्ट बच्चों का ये रहता है कि जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं, जैसे अभी टेस्ट में कुछ बच्चों के लाइक अराउंड बिलो 300 आ रहे हैं या 300 प्लस आ रहे हैं, 350 के आसपास आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इस नंबर पे तो सिलेक्शन नहीं होना। तो उन बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज है? वो अभी चूंकि 5-6 महीने हैं, वो कैसे इनहेंस करें अपने मार्क्स को? वो अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें सबसे पहले, क्योंकि अगर इतने नंबर कम आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उनके कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं वीक हैं, तो अपने वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। और बाकी ये जो होता है कि जैसे 500-600 के मतलब 550 के आसपास जिसके नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि उनसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, बट वो ज़्यादा प्रैक्टिस की कमी है, प्रैक्टिस की जरूरत है कहीं ना कहीं। तो जिन बच्चों का मार्क्स थोड़ा कम आ रहा है, लाइक अराउंड 350, 322 इस तरीके से आ रहे हैं मार्क्स, तो उन बच्चों को कहीं ना कहीं जरूरत है अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की। तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। और जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, वो ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, क्योंकि मैंने खासतौर पे देखा है कि बच्चों का जितना कोचिंग में मार्क्स आ रहा होता है, कमोबेश वही आगे पीछे मार्क्स नीट में भी आता है, 5, 10, 20, 15 नंबर आगे पीछे यही रहता है। ये चीजें वैसे आपके भी नंबर वैसे अराउंड 632, 655 तक, 669 तक लास्ट गया था। 681 एक बार आए थे, 681 आए, एक बार ही आए थे। तो वो रहता है, लेकिन जो हमने देखा था एवरेज वो 630 प्लस ही रहते थे, इतना ही रहता था। और लास्ट आपका नीट में 621 मार्क्स। जी सर, पहले वही 10 मार्क्स कम हो गए थे मेरे, क्योंकि आंसर की में 2 क्वेश्चन का इशू था, 2 क्वेश्चंस के। हाँ, ये चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो इट वेल अच्छा है, आप उसको और इनहेंस कीजिए, ओवर कॉन्फिडेंस मत होइए, क्योंकि आपके कोचिंग में यहाँ 30 बच्चे, 40 बच्चे, 50 बच्चे के बीच कंपटीशन हो रहा है, और वहाँ आपके इस बार अराउंड 17 लाख बच्चे के बीच आपका कंपटीशन होगा। तो एक से एक बच्चे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, जो 7 आउट ऑफ 720 भी ला रहे हैं, तो आप भी कोशिश करें लाने के लिए। और कहीं ना कहीं आप ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, और जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं, अराउंड बिलो 400 आ रहे हैं, वो बच्चे कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दें, और जो इनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं वो कंटिन्यू रेगुलर रहें, क्वेश्चंस को करते रहें, राइट, उनको क्वेश्चंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया, ठीक है ना। वी विश यू वेरी क्या कहते हैं हैप्पी एंड गुड लाइफ गो हेड। थैंक यू सर। आप और खूब तरक्की करें, लाइफ में और सक्सेस करें, आपने नीट निकाला है और आगे आपका जो मास्टर्स हो और अच्छे हो, ये चीज़ है। मास्टर्स में किस तरफ जाने का रुझान है आपका? सर कार्डियो सर्जन बनने का अभी। चलें, ठीक है, बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया सर। चलें, ठीक है, थैंक यू। तो इस तरीके से आप लोग अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। मैं तो आप लोगों को बताता ही हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। आज आप लोगों का शायद थोड़ा कॉन्फिडेंस और बिल्डअप हो गया होगा बच्चों के साथ, क्योंकि आपको ज़बानी बच्चे की सुनने को मिली, तो कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया। किस तरीके से बुक्स को पढ़ने हैं, किस तरीके से हर सारे सब्जेक्ट पे हम लोग कमोबेश डिस्कशन कर लिए। तो इस तरीके से आप लोग पढ़ें, क्लास में रेगुलर रहें, पंक्चुअल रहें टाइम पे, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।